नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ओलंपिक्स में भारत का इतिहास। भारत ने पहली बार पार्टिसिपेट कब किया, पहला मेडल विनर कौन था, इस तरह की जितने भी फर्स्ट्स हैं और पूरा हिस्ट्री भारत के पार्टिसिपेशन का आपको इस लेक्चर में जानने को मिल जाएगा। तो 2020 के ओलंपिक्स या यूं कहें कि 2021 के टोक्यो ओलंपिक्स शुरू होने वाले हैं। तो आज हम भारत की पूर्व सफलताओं को जानेंगे और उम्मीद करेंगे कि भविष्य में इससे भी ज्यादा सफलताएं हमें हासिल हों। अब आप लोगों के लिए एक सवाल है, कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। रिसेंटली 2032 के समर ओलंपिक्स का होस्ट सिटी अनाउंस कर दिया गया है। आपको मुझे बताना है कि इनमें से कौन सा शहर 2032 के ओलंपिक्स को होस्ट करेगा, पेरिस, रोम, ब्रिस्बेन या सिडनी। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, उम्मीद करता हूं कि आप सभी को इसका आंसर पता होगा और लगे हाथों मुझे 2028 और 2024 के ओलंपिक होस्ट के नाम भी बता दो। अनअकैडमी ऐप पर मुझसे जुड़िए इस आईडी पर, अन्य सभी जगह महिपाल राठौड़ इज माय हैंडल। इस लेक्चर का पीडीएफ pathfinder_UPSC टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेगा और इसको ज्वाइन करने के लिए नीचे पहले कमेंट में आपको लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और बिना इधर उधर भटके आप एक जगह तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो। यहां पर आपको क्लासेस, मेंस टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, प्रिंटेड किताबें, ऑप्शनल की क्लासेस, ऑप्शनल की भी टेस्ट सीरीज हमने अब ऐड कर दी है। ये सब कुछ यहां पर मिलेगा। अगर आप कहीं ऑफलाइन या दूसरे ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स में भी देखेंगे तो इट विल कॉस्ट यू अ लॉट, लेकिन अनअकैडमी पे ये सारी चीजें आपको एक साथ कॉम्प्रिहेंसिवली इस प्राइस पर अवेलेबल है और ये भी आपको नहीं देनी है। इस पर भी अगर आप कोड यूज कर लो महिपाल तो आपको 10% डिस्काउंट यहां पर अवेलेबल हो जाएगा। सब्सक्रिप्शन अवेल करने का ये सबसे बेस्ट मौका है क्योंकि 1 अगस्त से प्राइसेस ऊपर जाने वाली हैं, दे आर गोइंग टू बी हाइक्ड। मॉडर्न डे ओलंपिक खेलों की शुरुआत आज से 125 साल पहले ग्रीस के एथेंस शहर में करी गई थी। 1896 वाज द ईयर और ये पहले मॉडर्न डे ओलंपिक्स थे। एक एंशिएंट ओलंपिक्स भी हुआ करते थे। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं ओलंपिक्स की हिस्ट्री पर एक लेक्चर बनाऊं तो कमेंट में मेंशन करना, अगर बहुत लोग करेंगे तो मैं उसको बना दूंगा। तो 1900 में जो दूसरे ओलंपिक्स होते हैं, पेरिस समर ओलंपिक्स, उसमें भारत अपना एक रिप्रेजेंटेशन भेजता है। अब यहां पर आगे बढ़े उससे पहले एक बात स्पष्ट कर देता हूं कि देखो, ओलंपिक्स दो तरह के होते हैं, एक समर और एक विंटर। बड़ा आयोजन समर ओलंपिक्स होता है क्योंकि दुनिया के सारे देश इसमें हिस्सा लेते हैं। विंटर में सभी देश हिस्सा नहीं लेते हैं। भारत का ज्यादातर पार्टिसिपेशन और मेडल्स जो हैं वो सारे समर ओलंपिक्स में आए हैं। विंटर ओलंपिक्स में भी पिछले कुछ दशकों से हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन 1 या 2 स्पोर्ट में भारत का पार्टिसिपेशन होता है, इसीलिए उसकी चर्चा आज मैं यहां पर नहीं करने वाला हूं। ठीक है, तो अगर कहीं पर लिखा नहीं हो तो समझ लेना बाय डिफॉल्ट वो समर ओलंपिक्स की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, कहीं पर भी विंटर ओलंपिक्स का जिक्र आगे मैं नहीं करने वाला हूं। ओलंपिक खेलों में भारत का रिप्रेजेंटेशन करने वाले पहले व्यक्ति थे नॉर्मन प्रिचर्ड, जिन्होंने 1900 के पेरिस ओलंपिक्स में हिस्सा लिया था और 2 मेडल भी जीते थे, 2 सिल्वर मेडल जीते थे ये 200 मीटर और 200 मीटर हर्डल्स में। और ये पहले एशियन बॉर्न एथलीट हैं जिन्होंने एक ओलंपिक मेडल जीता। लेकिन यहां पर भारत के आगे मैंने स्टार मार्क कर रखा है क्योंकि इनकी नेशनैलिटी को लेकर थोड़ा सा डाउट था। एक्चुअली नॉर्मन प्रिचर्ड बंगाल में पैदा हुए, यहीं पर पले बड़े भारत में, लेकिन ये अंग्रेज थे, इनके पिताजी यहां नौकरी करते थे। तो अब इनको भारत का माना जाए या इंग्लैंड का, इसको लेकर उस समय भी डाउट था क्योंकि ओलंपिक्स कोई बहुत ऑर्गेनाइज्ड इवेंट नहीं होता था उस समय। रिकॉर्ड्स वगैरह थोड़े से डाउटफुल हैं उस समय के। नॉर्मन प्रिचर्ड जो हैं ये घूमने गए थे इंग्लैंड और फ्रांस छुट्टियों में, तब इन्हें वहां पता चला कि ओलंपिक जैसा कुछ खेल हो रहा है और ये धावक थे, बंगाल में सबसे तेज दौड़ते थे, ये कई लोकल इवेंट्स जीत चुके थे, तो ये वहां पर भी अपना नाम लिखवा देते हैं, ओलंपिक में पार्ट लेने पेरिस चले जाते हैं और वहां पर जाकर ये 2 मेडल भी जीत गए। लेकिन अब कुछ अखबारों में उस समय इनकी नेशनैलिटी ये लिखी गई थी कि नॉर्मन प्रिचर्ड इंग्लैंड को रिप्रेजेंट कर रहे थे और ओलंपिक की जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं उनमें इनके नाम के आगे ब्रिटिश इंडिया लिखा हुआ है। तो अगर कभी एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि पहला भारतीय व्यक्ति कौन है जिसने इंडिविजुअल मेडल जीता भारत की तरफ से, और आपको ऑप्शन में केडी जाधव नजर नहीं आता है और नॉर्मन प्रिचर्ड ऑप्शन में होता है, तो इसको टिक कर देना, वरना ज्यादातर जगह आपको केडी जाधव ही नाम दिखने वाला है। नॉर्मन प्रिचर्ड अपनी छुट्टियां मनाकर वापस आ गए। इसके बाद इन्होंने ना तो कभी ओलंपिक में हिस्सा लिया, ये तो चले गए थे बाद में हॉलीवुड में फिल्मों में काम करने के लिए, और भारत की तरफ से अगले 2 ओलंपिक्स यानी 1908 और 1912 में कोई भी हिस्सेदारी नहीं होती है। 1916 का ओलंपिक कैंसिल हो गया बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर 1। उसके बाद आता है अगला ओलंपिक्स 1920 का। अब 1920 एंटवर्प में ओलंपिक गेम्स के पहले भारत में सर दोराबजी टाटा, इन्होंने ये जिम्मा उठाया कि भारत की तरफ से एक टीम तो जानी चाहिए, हम कुछ लोगों को तो भेज ही सकते हैं। तो इन्होंने बॉम्बे के गवर्नर जॉर्ज लॉयड के साथ मिलकर इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल के सामने ये प्रस्ताव रखा कि ब्रिटिश इंडिया के नाम से हम एक टीम भेजेंगे, हमारे कुछ एथलीट्स को भेजेंगे। ओके कर दिया गया कि ठीक है आप भेजो। तो इन्होंने एक टीम तैयार करवाई जिसमें 3 एथलीट और 2 रेसलर थे और इनके साथ 2 मैनेजर थे। तो भारत की तरफ से पहला ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन अगर आप देखो तो वो 1920 के एंटवर्प गेम्स में होता है, जिसमें हमारे 5 एथलीट हिस्सा लेते हैं।
तो भारत की तरफ से पहले लोग जो ओलंपिक में पार्ट लेने गए थे वो थे पूर्मा बैनर्जी, फड्डेपा चौगले, सदाशिव दातार, कुमार नावले और रणधीर शिंडेस, जिनमें से 2 थे रेसलर और 3 थे रनर्स। और ये जो पूर्मा बैनर्जी हैं ये फ्लैग बैरर थे, यानी कि जो ओपनिंग सेरेमनी होती है उसमें भारतीय दल का नेतृत्व इन्होंने किया था झंडा पकड़ के। आज के समय में तो ये बहुत ही इज्जत की बात है कि ओपनिंग सेरेमनी में भारत की टीम को लीड करते हुए आप ध्वजवाहक बने। तो आप लोगों के लिए एक सवाल है मेरा कि 2021 के टोक्यो ओलंपिक्स में भारत का ध्वजवाहक कौन बनने वाला है? उनके नाम मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है, चलो मैं ही बता देता हूं। एक तो है MC मैरी कॉम और दूसरे हैं भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन मनप्रीत सिंह, पुरुष हॉकी टीम के कैप्टन मनप्रीत सिंह। ये दोनों भारत के ध्वजवाहक बनेंगे। तो ये एक फोटोग्राफ है, बहुत ही रेयर फोटोग्राफ है 1920 के इस ओलंपिक का। यहां पर आप देख सकते हो कि ये मैराथन की शुरुआत हो रही है और ये दोनों भारतीय धावक यहां पर खड़े हैं। इनके नाम है फड्डेपा चौगले और सदाशिव दातार। ये दोनों यहां मैराथन में हिस्सा ले रहे हैं स्टार्टिंग लाइन पर। हालांकि इस ओलंपिक में हम कुछ जीत नहीं पाए, लेकिन एक मूवमेंट चालू हो जाता है कि अब भारत को भी ओलंपिक में हिस्सा लेना है। याद रखिएगा कि हमारी टीम्स ब्रिटिश इंडिया के नाम से अपना पार्टिसिपेशन करती थी। तो 1923 में अगले ओलंपिक के पहले एक ऑल इंडिया ओलंपिक कमेटी बनाई जाती है और अगले गेम्स के लिए टीम तैयार करी। तो एक ऑल इंडिया ओलंपिक गेम करवाए गए फरवरी 1924 में, ये देखने के लिए कि कौन ओलंपिक में भेजने के लायक है। तो धीरे धीरे ये जो ऑल इंडिया ओलंपिक गेम है ये नेशनल गेम में कन्वर्ट हो जाते हैं। आजादी के बाद हम इनको नेशनल गेम्स कहते हैं, आज भी नेशनल गेम्स होते हैं और यहां पर भारत के बेस्ट एथलीट आज भी हिस्सा लेते हैं। पेरिस ओलंपिक्स में हिस्सा लेने के बाद ये ओलंपिक मूवमेंट थोड़ा भारत में गति पकड़ता है और 1927 में जो ये ओलंपिक कमेटी है इसको अब ओलंपिक एसोसिएशन के रूप में स्थापित कर दिया जाता है। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना होती है 1927 में। इसके प्रमुख कार्य क्या है? पहला, भारत में स्पोर्ट्स का डेवलपमेंट कराना। दूसरा, जो भी राष्ट्रीय खेल होंगे जो ओलंपिक के लिए सिलेक्शन के लिए होते थे पहले, उनके लिए शहर का चयन करना। और तीसरा, ओलंपिक गेम्स के लिए टीम्स का सिलेक्शन करना। 1928 में जो नेशनल गेम्स हुए थे उसमें IOA ने 7 एथलीट्स का सिलेक्शन किया जो भारत का रिप्रेजेंटेशन करेंगे और इनमें मैनेजर सोंधी को अपॉइंट किया गया। अब इस समय तक देश में हॉकी एक बहुत पॉपुलर स्पोर्ट बन चुका था। 1920s में देश में बहुत सारे प्लेयर्स थे हॉकी के, हॉकी का लेवल भी अच्छा था। लेकिन 1924 के ओलंपिक्स में हॉकी को बाहर कर दिया गया था। ओलंपिक्स में ये चलता रहता है, कई बार स्पोर्ट्स को रखते हैं, कई बार हटा देते हैं। खैर 1928 के बाद से हॉकी लगातार ओलंपिक्स में बना हुआ है। तो IHF को जब ये पता चला कि 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक्स में हॉकी को शामिल कर लिया गया है, तो इन्होंने भी एक टीम तैयार करी और ये टीम एक ड्रीम टीम थी जिसने गोल्ड मेडल जीत लिया। तो भारत का पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल हमारी हॉकी टीम के द्वारा जीता गया 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक्स में। भारत ने सभी टीमों को इस टूर्नामेंट में हरा दिया और फाइनल में नेदरलैंड्स को 3-0 से हराया था। इस टीम में लेजेंडरी प्लेयर ध्यानचंद भी शामिल थे और ये उस टीम की एक फोटोग्राफ है। इस फोटोग्राफ को आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि इसमें भारतीय मूल के लोग हैं, इसमें एंग्लो इंडियंस हैं और इसमें ब्रिटिश ऑफिसर्स भी शामिल थे। तो ये एक मल्टी एथनिक टीम थी और इसने लगातार 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल हासिल किए। 1932 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में भारत ने USA को 24-1 से हराया था, जो आज दिन तक ओलंपिक इतिहास में हाईएस्ट मार्जिन है विक्ट्री का। 24 गोल्स दागे थे भारत ने और इस मैच में भी ध्यानचंद सबसे बेस्ट प्लेयर थे। ऑफ कोर्स वो उस समय के लेजेंडरी प्लेयर थे। 1936 का ओलंपिक बर्लिन जर्मनी में आयोजित किया गया था और इसमें भारत ने जर्मनी को ओलंपिक फाइनल में हराया था। आप इमेजिन कीजिए, होस्ट कंट्री को फाइनल में दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में लाखों लोगों की भीड़ के सामने, हिटलर के सामने इस टीम ने हराया था। 8-1 से जर्मनी को इन्होंने फाइनल में हराया। ध्यानचंद इस टीम के कैप्टन थे और ऐसा कहा जाता है कि मेडल देते वक्त हिटलर ने ध्यानचंद से हाथ मिलाया और उन्हें ऑफर दिया कि आप जर्मनी शिफ्ट हो जाओ, यहां पर हम आपको आर्मी में ऑफिसर बनाएंगे और सारी सुविधाएं देंगे और आप जर्मनी के लिए खेलो। ध्यानचंद ने मना कर दिया। इसके बाद हिटलर ने सोचा कि चलो दूसरे देश के लोग इनवाइट करने से नहीं आ रहे हैं तो उन पर हमला करके दूसरे देशों के एथलीट्स को अपनी टीम में शामिल कर लेंगे और इसीलिए उसने वर्ल्ड वॉर 2 छेड़ दिया और दुनिया के कई देशों पर अटैक कर दिया। तो इसके बाद 1940 और 44 के जो ओलंपिक्स हैं वो स्थगित कर दिए जाते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद 48 में लंदन में ओलंपिक्स का आयोजन किया जाता है। आजाद भारत के ये पहले ओलंपिक्स थे और अब भारत ने एक प्रॉपर डेलीगेशन भेजना शुरू किया। अभी तक मोस्टली हमारी हॉकी टीम जाती थी और 2 या 3 जो एथलेटिक्स में हिस्सा लेते थे वो जाते थे, लेकिन अब आजाद भारत की टीम में पहली बार 50 एथलीट्स थे। इसमें बहुत सारे स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया गया था। एक बड़ा डेलीगेशन था, तो डेलीगेशन की अध्यक्षता करने के लिए, लीड करने के लिए एक चीफ डी मिशन भी भेजा गया। अभी भी ये चीफ डी मिशन भेजा जाता है जो पूरी टीम को लीड करते हैं, जितना भी कॉन्टिजेंट होता है उसको। इस ओलंपिक्स में हॉकी में भारत से बहुत उम्मीदें थी क्योंकि पिछले 3 बार के गोल्ड मेडल विनर हम ही थे और भारत की टीम इन उम्मीदों पर खरा उतरी और 1948 के ओलंपिक खेलों में भी गोल्ड मेडल जीत कर लेकर आई। इनफैक्ट
आजादी के बाद सबसे ज्यादा मेडल या ओवरऑल सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल हमारी हॉकी टीम ने ही जीते हैं। 8 मेडल हैं जिनमें से 5 गोल्ड हैं। और इस 1948 के हॉकी टीम के गोल्ड मेडल के ऊपर एक मूवी बनी थी कुछ साल पहले, गोल्ड नाम की। तो आजाद भारत का पहला गोल्ड मेडल फील्ड हॉकी टीम लेकर आई थी। और अभी ध्यानचंद नहीं थे इस टीम में, ध्यानचंद रिटायर हो चुके थे। ओके, फिर आते हैं 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक्स। यहां पर एक नया इतिहास रचा गया काशबा दादा साहेब जाधव के द्वारा। केडी जाधव ने फ्री स्टाइल रेसलिंग के बैंटम वेट कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता और ये भारत के लिए इंडिविजुअल स्पोर्ट में मेडल लाने वाले पहले व्यक्ति बन गए। अभी तक भारत के लिए जो भी मेडल आए थे वो सारे हॉकी में थे। हॉकी एक टीम स्पोर्ट है, इंडिविजुअल या जिसमें अकेला व्यक्ति हिस्सा लेता है, ऐसे किसी भी स्पोर्ट में भारत मेडल पहली बार लेकर आया 1952 में। केडी जाधव ये मेडल विनर थे। अब याद रखना कि कई बार एग्जाम में यहां नॉर्मन प्रिचर्ड का नाम भी लिखा जाएगा कि भारत के पहले ओलंपिक विनर ये थे, लेकिन अब ऐसा है कि देखो ये भारत में पैदा हुए लेकिन थे ब्रिटिश मूल के और अल्टीमेटली ये भारत में रहे नहीं थे। ही मूव टू यूके, बाद में हॉलीवुड यूएसए चले गए थे। तो इनको हम भारतीय हम लोग नहीं मानते। तो हम तो केडी जाधव को ही मानते हैं कि हमारे पहले ओलंपिक मेडल विनर थे इंडिविजुअल स्पोर्ट में। लेकिन अगर आपको किसी एग्जाम में कंफ्यूज करना है तो एग्जामिनर प्रिचर्ड का नाम भी डाल देंगे, तो थोड़ा सा अवेयर रहना इस बारे में, ठीक है। ध्यान रखना, ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ना, केडी जाधव और नॉर्मन प्रिचर्ड। केडी जाधव से भविष्य में ओलंपिक्स में मेडल्स की भी उम्मीद थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनको घुटने में एक चोट लग गई जिसके कारण आगे कभी ओलंपिक्स में हिस्सा नहीं ले पाए। इन्होंने महाराष्ट्र पुलिस को ज्वाइन कर लिया एज अ सब इंस्पेक्टर और आगे चलकर इन्होंने कई पुलिस ऑफिसर्स को ट्रेन किया था रेसलिंग में, ठीक है। पुलिस की भी टीम्स होती हैं जो लोकल या नेशनल लेवल पर कंपीट करती हैं। दूसरी ओर भारत की हॉकी टीम का जलवा बरकरार था। 56 के मेलबर्न ओलंपिक्स में फिर से हमने गोल्ड मेडल जीता और भारत पाकिस्तान का एक ड्रीम फाइनल हुआ था। 1960 में रोम ओलंपिक्स में फिर से भारत पाकिस्तान का फाइनल हुआ, लेकिन इस बार पाकिस्तान गोल्ड मेडल जीत गया और हमें सिल्वर मेडल मिला। 64 के टोक्यो ओलंपिक्स में भारत ने फिर से गोल्ड जीता, अगेन पाकिस्तान को हराकर। पाकिस्तान की भी हॉकी टीम बहुत अच्छी थी। 68 के मैक्सिको सिटी ओलंपिक्स में भारत को ब्रॉन्ज मेडल मिलता है, पाकिस्तान फिर से यहां गोल्ड मेडल लेकर आता है। 72 के म्यूनिक ओलंपिक्स में अगेन भारत को ब्रॉन्ज मिलता है और पाकिस्तान को सिल्वर। तो भारत पाकिस्तान की जो टीम्स हैं 50, 60, 70s में एकदम टॉप नॉच टीम्स हुआ करती थी फील्ड हॉकी में। भारत की हॉकी टीम के जीत का सिलसिला टूटता है 1976 के मॉन्ट्रियल ओलंपिक्स में, जब 50 सालों में पहली बार हॉकी टीम मेडल नहीं जीत पाती। लेकिन 1980 में मॉस्को ओलंपिक्स में फिर से हॉकी टीम गोल्ड मेडल जीतती है और यह भारत का हॉकी में आखिरी गोल्ड या कोई भी मेडल था। तो भारतीय हॉकी टीम ने कुल मिलाकर 8 गोल्ड, 2 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर मेडल जीता है। अब ओलंपिक का जिक्र करें और भारत के मिल्खा सिंह का हम नाम ना लें, ऐसा हो नहीं सकता। हालांकि मिल्खा सिंह मेडल जीतने से चूक गए थे बहुत ही कम मार्जिन से, लेकिन इन्होंने जो रेस में हिस्सा लिया था 400 मीटर्स का फाइनल रोम ओलंपिक्स 1960 में, ये अभी तक की सबसे टाइट रेसेस में से, ओलंपिक के इतिहास में इतनी क्लोज रेस अभी तक शायद ही कोई हुई है। तो मिल्खा सिंह जो है वो इस रेस के लिए फेवरेट थे। पूरी उम्मीद थी भारत को कि ये मेडल लेकर आएंगे, इनका परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त था। लेकिन जो फाइनल हुआ था उसमें फोटो फिनिश थी। एक्चुअली में पहले फोटोग्राफ खींच के पता चलता था कि लाइन किसने पहले क्रॉस करी है। तो इस फोटो फिनिश में टॉप 2 रैंक गोल्ड सिल्वर कौन लाया ये भी तय नहीं था और थर्ड और फोर्थ के बीच में भी मार्जिन बहुत ही कम था। तो मिल्खा सिंह जो है अनफॉर्चुनेटली फोर्थ आए थे, जबकि ऑलमोस्ट पूरी रेस में ये आगे थे। बस लास्ट में इनको 3 लोगों ने ओवरटेक कर लिया और आप विक्ट्री का मार्जिन देखो 44.9, 44.9, 45.5 और मिल्खा सिंह 45.6। तो बहुत ही कम मार्जिन से ये गोल्ड मेडल जीतने से चूक गए। और ये रेस कितनी मतलब लेजेंडरी है आपको इस बात से बताता हूं कि इस रेस में गोल्ड और सिल्वर मेडलिस्ट दोनों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया था। उस समय वर्ल्ड रिकॉर्ड 45.2 सेकंड्स का था 400 मीटर दौड़ने का। दोनों ने, टॉप 2 रनर्स ने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा और ओलंपिक रिकॉर्ड 45.9 का था, जो रेस में फाइनल में हिस्सा लेने वाले सभी धावकों ने तोड़ दिया। तो जितने भी फाइनलिस्ट थे सब ने ओलंपिक रिकॉर्ड को बीट किया था, पिछले ओलंपिक रिकॉर्ड को, और 2 लोगों ने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया इस रेस में। और मिल्खा सिंह का जो ये टाइम है 45.6 सेकंड्स का, ये भारत का नेशनल रिकॉर्ड बन गया। भारत के किसी भी एथलीट ने आने वाले 45 सालों तक ये टाइम हासिल नहीं किया था। इट टुक 45 इयर्स फॉर समवन टू ब्रेक दिस रिकॉर्ड। तो हाल ही में दिवंगत हुए मिल्खा सिंह जी मेडल तो नहीं जीत पाए, लेकिन लोगों का दिल और इज्जत उन्होंने हमेशा के लिए जीत ली। अब 1980 के मॉस्को ओलंपिक्स के बाद अगले ओलंपिक होते हैं लॉस एंजलिस में, उसके बाद सियोल साउथ कोरिया और 92 बार्सिलोना स्पेन में। ये तीनों ही ओलंपिक्स भारत के लिए बहुत ही बुरे थे। इसमें एक भी मेडल हम नहीं जीत पाए। ये भारत का ओलंपिक मेडल ड्रॉट था। 80 के ओलंपिक्स के बाद अगला मेडल भारत जीता है 96 में। लेकिन यहां पर भी एक ऐसी कहानी है जो मेंशन करनी बनती है, ऑनरेबल मेंशन है। 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में भारत की धावक पीटी उषा, जिन्हें पयोली एक्सप्रेस या गोल्डन गर्ल के नाम से भी जाना जाता था, ये भारत की टॉप एथलीट थी। इन्होंने एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ में कई मेडल जीते हैं और इनसे बहुत उम्मीदें थी कि ये मेडल लेकर आएंगी ओलंपिक्स में।
तो अगेन 400 मीटर हर्डल्स का जो फाइनल था उसमें ये ब्रॉन्ज मेडल जीतने से 1/100th ऑफ अ सेकंड से चूक जाती हैं। तो इनका जो हारने का मार्जिन था वो 1 सेकंड का 100वां हिस्सा था। ये रेस भी एक फोटो फिनिश थी। ये फर्स्ट आई, ये सेकंड। अब यहां पर है भारत की पीटी उषा और ये जो दो दूसरी एथलीट्स हैं, आप देखकर बताओ कि इनमें से थर्ड कौन है। तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था पता करना, तो इसीलिए फोटो फिनिश जैसी नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके इस रेस का भी निर्णय दिया गया और पीटी उषा यहां पर चौथे स्थान पर आई थी। भारत का 16 साल का मेडल का अकाल खत्म होता है 1996 के एटलांटा ओलंपिक्स में। टेनिस में लिएंडर पेस ब्रॉन्ज मेडल जीतते हैं। लिएंडर पेस अब तो भारत के अंदर एक बहुत ही बड़ा नाम है टेनिस में, लेकिन उस समय पेस केवल 22-23 साल के एक नौजवान थे जिनका सामना किससे हुआ था सेमीफाइनल में? आंद्रे अगासी, जो कि मल्टीपल ग्रैंड स्लैम टाइटल विनर्स थे। आंद्रे अगासी के सामने खेलते हुए 7-6 और 6-3 से ये हारे थे सेमीफाइनल में और ब्रॉन्ज मेडल ये लेकर आए। अब ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था क्योंकि पहली बार 16 साल के बाद कोई मेडल जीता था। दूसरी चीज इंडिविजुअल इवेंट में मेडल था और तीसरा टेनिस एक ऐसा स्पोर्ट जिसमें भारत ट्रेडिशनली एक पावर हाउस नहीं था। ऐसे स्पोर्ट में लिएंडर पेस मेडल लेकर आते हैं और इनकी इस जीत ने भारत में एक पूरी जनरेशन को टेनिस खेलने के लिए प्रेरित किया। और आज जो आप देखते हो कि भारत के इतने टॉप टेनिस प्लेयर्स हैं, मतलब पिछले 15-16 साल से टेनिस में भारत ठीक ठाक कर रहा है, अच्छा कर रहा है, तो ये सब मेरे ख्याल से लिएंडर पेस, महेश भूपति जैसे प्लेयर्स की बदौलत है। अब ठीक है, मैं मानता हूं प्रकाश अमृतराज जैसे और भी पुराने प्लेयर्स हैं, बट स्टिल ओलंपिक मेडल काउंट्स अ लॉट। और लिएंडर पेस के नाम एक और रिकॉर्ड है कि भारत की तरफ से सबसे ज्यादा ओलंपिक खेलने वाले ये एथलीट हैं। तो इन्होंने लगातार 7 ओलंपिक खेलों में हिस्सा लिया, 92 बार्सिलोना से लेकर 2016 रियो डी जेनेरो तक। और वो तो 2020 के ओलंपिक पोस्टपोन हो गए कोरोना के कारण, वरना शायद ये पिछले साल भी ओलंपिक्स में हिस्सा ले लेते, पर 2020 के एंड में इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। और दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो इतने ओलंपिक में हिस्सा ले पाए हैं। केवल 30 एथलीट हैं जो 7 या उससे ज्यादा ओलंपिक गेम में हिस्सा ले पाए, और उनमें भी ज्यादातर ऐसे स्पोर्ट्स होते हैं जैसे घुड़सवारी, इक्वेस्ट्रियन इवेंट्स वगैरह होते हैं ना, उनमें क्या होता है कि एज इतना मैटर नहीं करती। लेकिन इस तरह के फिजिकल खेल जैसे टेनिस है, इसमें 7 ओलंपिक खेलना बहुत बड़ी बात होती है। इसके अलावा इनके नाम भारत में ग्रैंड स्लैम का रिकॉर्ड भी दर्ज है। लिएंडर पेस ने टोटल 18 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीते हैं, जिनमें से 10 मिक्स्ड डबल्स और 8 डबल्स टाइटल हैं। नेक्स्ट इज सिडनी ओलंपिक्स 2000। यहां पर कर्णम मल्लेश्वरी ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास दर्ज कर लेती है, भारत की पहली महिला जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता। 69 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग कैटेगरी में इन्होंने ये ब्रॉन्ज मेडल जीता था। रिसेंटली ये चर्चा में थी, न्यूज में थी, क्योंकि दिल्ली सरकार ने एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना करी है और कर्णम मल्लेश्वरी को इसका पहला वाइस चांसलर बनाया गया है, विच इज अ वेरी गुड थिंग अकॉर्डिंग टू मी। जो हमारे पुराने एथलीट्स हैं जिनको बहुत एक्सपीरियंस है, उनको इस तरह की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज का चार्ज देना चाहिए। फिर आता है 2004 का एथेंस ओलंपिक। यहां पर भी भारत एक मेडल जीतता है, लेकिन ये सिल्वर मेडल था। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ये डबल ट्रैप शूटिंग इवेंट में सिल्वर मेडल लेकर आते हैं। निशानेबाजी या शूटिंग में भारत का ये पहला मेडल था ओलंपिक्स में, और इंडिविजुअल सिल्वर मेडल भी ये सबसे पहला था। इसके पहले जितने भी इंडिविजुअल मेडल्स थे, केडी जाधव, कर्णम मल्लेश्वरी, लिएंडर पेस, ये सभी ब्रॉन्ज मेडल थे। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने पहला सिल्वर मेडल हासिल किया था। राज्यवर्धन एक आर्मी ऑफिसर थे। आर्मी से रिटायर होने के बाद इन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली है और पिछली मोदी सरकार के दौरान यानी 2014 से 19 के बीच में ये केंद्रीय खेल मंत्री भी रहे थे और अभी लोकसभा मेंबर हैं फॉर द सेकेंड टाइम। फिर आता है भारत के ओलंपिक इतिहास का वाटरशेड मोमेंट, 2008 का बीजिंग ओलंपिक्स। यहां पर भारत ने 3 मेडल जीते, पहली बार मल्टीपल ओलंपिक मेडल जीते और पहला इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीता अभिनव बिंद्रा ने मेंस 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में, और ये भारत का आज दिन तक का इकलौता गोल्ड मेडल है इंडिविजुअल इवेंट में। तो इसके पहले जितने भी गोल्ड मेडल थे वो टीम में इवेंट में थे, हॉकी में, तो ये इकलौता इंडिविजुअल गोल्ड मेडल है भारत का बाय अभिनव बिंद्रा। दूसरा मेडल जीता भारत के रेसलर सुशील कुमार ने। 56 साल बाद रेसलिंग कैटेगरी में किसी भारतीय ने मेडल जीता था, तो इनको मिला 66 किलोग्राम कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल। अगर आप एसएससी सीजीएल या अन्य एग्जाम्स दे रहे हैं जैसे कि स्टेट पीसीएस, तो आपको ये मेडल कैटेगरीज भी याद होनी चाहिए। प्रोबेबली पूछ सकते हैं, खास करके अगर आपके स्टेट के अगर कोई एथलीट्स हैं तो उनकी कैटेगरीज जरूर याद रखना। तो सुशील कुमार हैं पहलवान, ठीक है, रेसलर हैं, याद रखना। और तीसरे मेडल विनर थे विजेंद्र सिंह, ये थे बॉक्सर। तो बॉक्सिंग में मिडिल वेट कैटेगरी, इसमें इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता। ओलंपिक्स के बाद विजेंद्र सिंह और सुशील कुमार दोनों को राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया। अभिनव बिंद्रा तो 2001 में ही खेल रत्न जीत चुके थे। और इसके बाद इन दोनों की जो करियर ट्रेजेक्ट्री है वो बिल्कुल ही अलग रास्तों पर चली गई। विजेंद्र सिंह ने 2015 में एमेच्योर बॉक्सिंग को छोड़कर प्रोफेशनल बॉक्सिंग ज्वाइन कर ली, तो अब वो ओलंपिक में हिस्सा नहीं ले सकते, तो इसीलिए उन्होंने 2016 और 20 में ओलंपिक्स में पार्ट नहीं लिया। 2019 में तो इन्होंने
कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करके और चुनाव लड़ा। हालांकि चुनाव हार गए, लोकसभा का दिल्ली से लड़ा था, तो अब ये पॉलिटिक्स में उतर चुके हैं। दूसरी तरफ सुशील कुमार पर अभी कुछ महीने पहले ही एक दूसरे रेसलर की हत्या का आरोप लगा और वो अभी जेल में है। फिर आता है 2012 का लंदन ओलंपिक्स, जो भारत के लिए अभी तक का सबसे बेस्ट ओलंपिक गेम रहा है। 6 मेडल जीते टोटल भारत ने यहाँ पर, पिछले ओलंपिक से डबल। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है कि आप 3 से सीधा 6 मेडल पर आ गए। बैडमिंटन प्लेयर साइना नेहवाल ने ब्रॉन्ज मेडल जीता विमेन सिंगल्स में। MC मैरी कॉम जो मल्टीपल वर्ल्ड चैंपियन रही हैं, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता विमेन्स बॉक्सिंग फ्लाईवेट कैटेगरी में। और अभी मैरी कॉम जो है ये एक राज्यसभा सदस्य भी हैं और ये टोटल 6 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत चुकी हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। रेसलर सुशील कुमार फिर से ओलंपिक मेडल जीतते हैं, इस बार सिल्वर, 2008 में ब्रॉन्ज जीता था और ये भारत के पहले मल्टीपल इंडिविजुअल मेडल विनर बन जाते हैं। अभी तक भारत से कोई भी व्यक्ति इंडिविजुअल इवेंट में 2 मेडल नहीं जीता है ओलंपिक में, केवल सुशील कुमार ऐसे एथलीट हैं। इसीलिए आप समझ पा रहे हैं कि जब उनको अभी जेल हुई थी रिसेंटली, तो ये भारत के लिए कितनी बड़ी बात थी कि हमारे ओलंपिक लेजेंड, एक हत्या का आरोप लग रहा है उन पर, तो इट्स अ बिग डील। अब हॉकी के प्लेयर्स को मल्टीपल मेडल मिले हैं, लेकिन वो सब टीम स्पोर्ट में थे। और अब आप वैसे कह सकते हो कि नॉर्मन प्रिचर्ड ने भी तो 2 मेडल जीते थे, लेकिन अगेन मैं बता रहा हूं कि नॉर्मन प्रिचर्ड को हम भारतीय नहीं मानते हैं, तो हम सुशील कुमार को ही हमारे मल्टीपल मेडल विनर के रूप में देखते हैं। और ये 2012 की ओलंपिक ओपनिंग सेरेमनी में भारत के फ्लैग बेरर भी थे। चौथा मेडल लेकर आए योगेश्वर दत्त। ये फ्री स्टाइल रेसलिंग 60 किलोग्राम कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल लाते हैं, तो रेसलिंग में भारत 2 मेडल लेकर आया और ओवरऑल ये तीसरे रेसलर बन जाते हैं ओलंपिक मेडल जीतने वाले। पहले केडी जाधव, दूसरे सुशील कुमार, तीसरे योगेश्वर दत्त। 2 मेडल भारत को शूटिंग यानी निशानेबाजी में भी मिलते हैं। विजय कुमार सिल्वर मेडल लेकर आए मेंस 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल इवेंट में और गगन नारंग ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए मेंस 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में। तो ये ओलंपिक, लंदन ओलंपिक भारत के लिए बहुत ही सफल रहा। हालांकि इंडिविजुअल गोल्ड की जो उम्मीद थी अभिनव बिंद्रा जैसे एथलीट से, वो यहां पर पूरी नहीं हो पाई। तो 2012 की इस सफलता के बाद भारत को 2016 में भी बहुत उम्मीदें थी कि इस बार हमारी मेडल टैली शायद 10 क्रॉस कर जाएगी, क्योंकि पहली बार एक तो भारत की तरफ से 100+ एथलीट हिस्सा ले रहे थे। ठीक है, 117 या 16 कुछ नंबर था रियो डी जेनेरो ओलंपिक में, तो ये अभी तक का भारत का सबसे बड़ा स्क्वाड था, यानी कि बहुत सारे खिलाड़ी क्वालिफाई कर गए थे ओलंपिक में पार्ट लेने के लिए। लेकिन मेडल हमें अनफॉर्चुनेटली 2 ही मिले। साक्षी मलिक पहली महिला पहलवान बन जाती हैं, फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर टू विन एन ओलंपिक मेडल। 58 किलोग्राम फ्री स्टाइल रेसलिंग कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता था। दूसरा मेडल लेकर आई बैडमिंटन प्लेयर PV सिंधु, जिन्होंने बैडमिंटन के सिंगल्स के फाइनल को खेला और बहुत ही क्लोज मैच था, जहां पर ये स्पेन की कैरोलिना मैरिन से हार गई। तो सिंधु ने सिल्वर मेडल जीतकर 3 कीर्तिमान स्थापित किए। शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन बैडमिंटन प्लेयर टू रीच ओलंपिक फाइनल, पहली खिलाड़ी जो ओलंपिक में बैडमिंटन के फाइनल तक पहुंची। दूसरा, पहली भारतीय महिला जिनको सिल्वर मेडल मिला। अभी तक महिलाएं ब्रॉन्ज मेडल जीत पाई थी। शी इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ सिल्वर मेडल और अभी तक की भारत की सबसे यंगेस्ट सिल्वर मेडल विनर है ये। 21 साल इनकी उम्र थी जब इन्होंने ये मेडल जीता था। यहां पर एक ऑनरेबल मेंशन है दीपा कर्माकर का, जो भारत की पहली महिला ओलंपिक जिम्नास्ट हैं। इन्होंने वुमेन्स वॉल्ट श्रेणी में हिस्सा लिया और 4th प्लेस पर ये आई थी, ब्रॉन्ज मेडल से केवल कुछ पॉइंट से चूक गई थी। तो पिछले 100 साल में भारत का इतिहास अगर हम देखें तो भारत ओलंपिक में 28 मेडल लेकर आया है, जिसमें से 9 गोल्ड, 7 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज हैं। सबसे ज्यादा मेडल हॉकी में आए हैं, उसके बाद दूसरे नंबर पर रेसलिंग और तीसरे नंबर पर है निशानेबाजी। इस बार उम्मीद करते हैं कि भारत कम से कम 10 मेडल लेकर आए और ये टैली बहुत तेजी से बढ़ जाए। लेट्स चीयर फॉर इंडिया। आपसे मैंने जो सवाल पूछा था 2032 का ओलंपिक्स कहां पर होने वाला है, तो इसका आंसर है ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया का जो ब्रिस्बेन शहर है, जहां पर गाबा स्टेडियम है, क्रिकेट प्रेमियों को पता होगा, यहां पर टेस्ट मैच होता है जब भी भारत ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जाता है। तो इस ब्रिस्बेन शहर में 2032 का ओलंपिक्स आयोजित होने वाला है। 2024 का ओलंपिक होने वाला है पेरिस में और 2028 का ओलंपिक होगा लॉस एंजलिस, यूएसए में। इस लेक्चर का PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं इन दोनों ही टेलीग्राम चैनल से। अगर UPSC एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी से बेस्ट प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा। यहां पर भारत के बेस्ट एजुकेटर्स लाइव पढ़ाते हैं। आप बहुत सारी फ्री क्लासेस होती हैं, उनको अटेंड कीजिए, स्पेशल क्लासेस होती हैं ये। लेकिन अगर आप एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो प्लस और आइकॉनिक 2 प्रकार के कोर्सेज हैं, इनमें से कोई भी एक ज्वाइन कर लीजिए। आइकॉनिक में आपको पर्सनल गाइडेंस का फायदा मिलने वाला है। जो भी कोर्स आप ज्वाइन करते हैं उसमें आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप महिपाल कोड यूज करके इस कोर्स को ज्वाइन करें। तो भूलना मत कोड लगाना, ऐसे ही 10% एक्स्ट्रा पे मत कर देना। ऑप्शनल की तैयारी भी आप यहां कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतर बेनिफिट्स आपको मिलेंगे जब आप ऑप्शनल और GS के कोर्स को साथ में अवेल करें। कॉम्बो सब्सक्रिप्शन सबसे बेस्ट रहेगा। उसमें भी अगर आप 1 साल का कोर्स लेते हैं तो आपको बहुत सारे एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि एक्सटेंडेड वैलिडिटी टिल मेंस,
फ्री टेस्ट सीरीज जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों के टेस्ट शामिल हैं। इस कोर्स को आप EMI ऑप्शन पर भी अवेल कर सकते हैं। 20 किताबों का सेट भी आपको 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ फ्री में मिलेगा। अगर आप 2 साल का कोर्स लेते हैं और आपका सिलेक्शन नहीं होता तो 1 साल आपकी वैलिडिटी को हम एक्सटेंड करेंगे। दिस इज द CSE अश्योर प्रॉमिस फ्रॉम अनअकैडमी। सब्सक्रिप्शन अवेल करते ही आप बैचेस ज्वाइन कीजिए। हर हफ्ते नए बैचेस बनते हैं। जो फीनिक्स बैच है उसमें मिडीवल हिस्ट्री का कोर्स मैं पढ़ाने वाला हूं अगले महीने अगस्त में, तो उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हर रविवार को कॉम्बैट होता है। कॉम्बैट में हिस्सा लेकर आप अपनी प्रीलिम्स के स्कोर को इंक्रीज कर सकते हैं और स्कॉलरशिप जीतने का मौका है। तो ये जितने भी सब्सक्रिप्शंस मैं आपको बता रहा था इनको आप फ्री में अवेल कर सकते हैं अगर आप कॉम्बैट में अच्छी रैंक लेकर आते हैं। तो याद रखिए, जहां पर भी आपसे कोई कोड पूछा जाता है प्लेटफॉर्म पर, जस्ट यूज दिस कोड, सारा फ्री कंटेंट आपके लिए अनलॉक हो जाएगा, इंक्लूडिंग दीज 3 टेस्ट सीरीज जो पूरी तरह से फ्री हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए हम चलाते हैं। इनको तो अटेम्प्ट करो, कम से कम अपना प्रीलिम्स का स्कोर बढ़ाओ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।